नमस्कार साथियों, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी ओआरजी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आमेर के कछवाहा राजवंश के सेकंड पार्ट को। यानी कि साथियों, आप कह सकते हैं कि भाई हमने एक क्लास पहले कवर कर ली है, इसीलिए मैं इस क्लास को सेकंड पार्ट कर रहा हूं। और साथियों, पिछली क्लास में यानी कि प्रथम क्लास में हमने बात करी थी आमेर के कछवाहा वंश के शुरुआती इतिहास के बारे में कि भाई किस प्रकार से इस वंश की स्थापना होती है, इस वंश की कुलदेवी कौन सी होती है, इस वंश का झंडा किस प्रकार का है, इस वंश के प्रतीक चिन्ह किस प्रकार के हैं। तो साथियों, वो सारी जानकारियां हमने पिछले क्लास में कवर करी थी। अगर आपने वह क्लासें नहीं देखी है तो मैं साथियों आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा, आप उसे अवश्य वहां से देख सकते हैं। साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो देखिए साथियों, आज की इस क्लास में हमारे पहले शासक होंगे भगवंत दास। परंतु साथियों, हम भगवंत दास से पहले बिहारीमल या फिर भारमल के बारे में डिस्कस करेंगे। साथियों, अगर बात करते हैं भारमल और बिहारीमल के बारे में, तो देखिए साथियों, ये इनके बारे में हमने पिछली क्लास में पूरे डिटेल में पूरे विस्तृत तौर पर अध्ययन किया था। परंतु आज फिर भी हम इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारियां होती हैं जो कि कवर करेंगे, ताकि साथियों आप आज की इस क्लास को पिछली क्लास के साथ में एक बेहतरीन तरीके से रिलेट कर सकें। तो साथियों देखिए, भारमल या फिर बिहारीमल, मैंने यहाँ पर इनका टाइम पीरियड लिखा है। इनका टाइम पीरियड होता है 1547 से लेकर 1574 ईस्वी के मध्य का। साथियों, अगर बात करते हैं ये कौन थे, तो देखिए साथियों, यह थे भीमदेव के पुत्र। भीमदेव कौन था? तो भीमदेव इस वंश का शासक नहीं है साथियों। यह भीमदेव एक नॉर्मल आदमी है, और परंतु उसकी संतान होती है जो कि भारमल या फिर बिहारीमल होता है, जो कि इस वंश का शासक बनता है। साथियों, भारमल या फिर बिहारीमल ही वही पहले शासक थे जिन्होंने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ में किया था। और साथियों, यह विवाह था जो कि मुगल और राजपूत विवाह पद्धति के अंतर्गत सबसे पहला विवाह माना जाता है। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि भाई हरकाबाई का विवाह करने के साथ में ही यह पूरे राजस्थान के अंतर्गत मुगल और राजपूत श्रेणी में सबसे पहला विवाह माना गया था। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि भाई भारमल या फिर बिहारीमल एक तरीके से मुगलों का पक्षकर था और उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। आगे साथियों बात करेंगे हम भगवंत दास के बारे में। तो देखिए साथियों, आज का हमारा पहला शासक होगा भगवंत दास। तो देखिए साथियों, इनके बारे में जानकारी बनती है कि भाई इनका टाइम पीरियड होता है 1574 से लेकर अपने 1589 ईस्वी के मध्य का। साथियों, ये कौन है? तो देखिए, इनका उत्तराधिकारी का होने का जो गौरव इन्हें प्राप्त है कि भाई ये भारमल या फिर बिहारीमल के पुत्र हैं तथा उन्हीं के उत्तराधिकारी भी हैं। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि भाई भारमल की मृत्यु के पश्चात में हमारे भगवंत दास को गद्दी की प्राप्ति होती है और यह उनके उत्तराधिकारी बनते हैं। अब साथियों आगे बात करते हैं। तो देखिए, यह अकबर के नवरत्नों में भी शामिल रहे थे। साथियों, आपको पता है कि भाई अकबर के नवरत्न या फिर जो नव दरबारी हैं वह बहुत ही प्रसिद्ध है, और साथियों वह बहुत ही निपुण व्यक्ति हुआ करते थे हर क्षेत्र के अंतर्गत। चाहे साथियों उनको युद्ध करवा लीजिए या फिर साहित्य की रचना करवा लीजिए या फिर गायन का कार्य करवा लीजिए। तो साथियों, उन्हीं में नौ व्यक्तियों के अंतर्गत से यानी कि 9 दरबारियों में से या फिर 9 रत्नों में से हमारे एक होते हैं भगवंत दास। साथियों, भगवंत दास भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई ये नवरत्नों में शामिल रहे थे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई अकबर के नवरत्नों में शामिल रहे। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि भाई यह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। और देखिए साथियों, आगे बात करेंगे हम महाराणा प्रताप के बारे में। साथियों, आपको पता होगा कि भाई जब अकबर शासक बनता है तो वह चाहता है कि भाई पूरे हिंदुस्तान के जितने भी राजपूत हैं वह मेरी अधीनता स्वीकार कर लें और मेरे अधीन रहकर अपने साम्राज्य का कामकाज देखें। तो साथियों, अकबर के द्वारा एक जो नागौर दरबार का आयोजन किया जाता है, परंतु साथियों उस नागौर दरबार के अंतर्गत कई ऐसे शासक होते हैं जो कि अपनी आन बान शान के तहत वह अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार करते हैं। तो साथियों, उनमें से एक होते हैं हमारे महाराणा प्रताप। तो देखिए साथियों, महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए अकबर 4 व्यक्तियों का शिष्टमंडल भेजता है। साथियों, वह चारों अलग अलग टाइम पर जाते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहली बात होती है कि भाई महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा तीसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व इन्होंने किया था। तो समझ सकते हैं साथियों आप कि भाई अकबर ने जब तीसरा शिष्टमंडल भेजा होगा, यानी कि इनसे पहले 2 व्यक्ति गए थे। साथियों, 2 व्यक्ति कौन थे? तो उनके बारे में मैंने महाराणा प्रताप के अध्ययन के अंतर्गत साथियों आपको पूरे डिटेल में पूरे विस्तृत तौर पर बताया था कि भाई वो कब जाते हैं और किस प्रकार से उनका घटनाक्रम होता है जो कि उनके सामने वहां पर होता है। तो साथियों, आपको अभी यहाँ पर रिलेट करना है कि भाई महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा भेजे गए तीसरे शिष्टमंडल का इन्होंने नेतृत्व किया था। साथियों, शिष्टमंडल का मतलब होता है कि भाई एक तरीके से बेहतरीन तरीके से वार्ता करते हुए महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने का जो जिम्मा होता था वह शिष्टमंडल के नेतृत्वकर्ता के पास में होता था। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि भाई जो तीसरा शिष्टमंडल था जो कि अकबर ने भेजा था महाराणा प्रताप के पास में मेवाड़ के अंतर्गत, तो उन्होंने यानी कि हमारे भगवंत दास ने उस शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था। अब साथियों बात करते हैं आगे की जानकारियों की। तो देखिए, इन्होंने यानी कि भगवंत दास ने अपनी पुत्री, साथियों पुत्री का नाम है मानबाई।
भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम या फिर साथियों जहांगीर के साथ में संपन्न किया था। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई इसके पिता ने भी मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, यानी कि साथियों इसकी बहन भी अकबर की पत्नी थी और साथियों उसके पश्चात में यह अकबर की पुत्र के साथ में ही अपनी पुत्री का विवाह करते हैं। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि भाई इनके पिता ने भी मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और इन्होंने भी मुगलों के साथ में अपने वैवाहिक संबंधों को अंजाम दिया था या फिर उन्हें स्थापित किया था। साथियों आगे बात करेंगे इनके बारे में विशेष जानकारियों की। तो देखिए मुगलों के द्वारा मानबाई को सुल्तान ए निस्सा की उपाधि प्रदान करी गई थी। साथियों कई बार एग्जाम में बनती है ये उपाधि, तो प्लीज़ आप इसे नोट कीजिए कि भाई मुगल दरबार के द्वारा या फिर मुगलों के द्वारा किस राजकुमारी को, जो कि आमेर की हुआ करती थी, इसे सुल्तान ए निस्सा की उपाधि प्रदान करी गई थी। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि भाई मानबाई को सुल्तान ए निस्सा की उपाधि प्रदान करी गई थी, जो कि अकबर के दरबार के द्वारा प्रदान करी गई थी या फिर मुगलों के दरबार के द्वारा प्रदान करी गई थी। अब देखिए साथियों आगे बात बनती है कि भाई पश्चात में, यानी कि ये उपाधि तो मिल चुकी थी, इनका विवाह हुआ था जहांगीर के साथ में और जहांगीर के साथ में विवाह के पश्चात में इन्हें मुगलों के द्वारा या फिर अकबर के दरबार के द्वारा इन्हें उपाधि प्राप्त हुई थी। साथियों आगे बात होती है कि भाई इन्होंने पश्चात में मानबाई ने जहांगीर की शराब की लत से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि भाई यह भारमल की, जो माफ कीजिए भगवंत दास की पुत्री है और भारमल की पौत्री है। तो साथियों देखिए यहाँ पर इसने जब विवाह हुआ था तो विवाह के पश्चात में साथियों जहांगीर एक शराबी व्यक्ति था, तो वह हमेशा भोग विलास में लिप्त रहता था और साथियों वह कभी भी मानबाई के ऊपर ध्यान नहीं देता था। तो साथियों इस चीज़ से परेशान होकर मानबाई ने अपनी आत्महत्या कर ली थी और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था। तो साथियों ये जानकारी तो हमने अभी कवर करी है इनकी पुत्री के बारे में, जो कि एक तरीके से जहांगीर की पत्नी होती हैं। साथियों अब वापस से लौटते हैं भगवंत दास के बारे में। तो देखिए साथियों भगवंत दास एक तरीके से अकबर का कृपा पात्र था, वह अकबर की कृपा पर जी रहा था। तो साथियों आपको देखने को मिलेगा कि भाई अकबर ने इन्हें एक बार भेजा था हमारे लाहौर अभियान पर। तो साथियों लाहौर अभियान के अंतर्गत इनकी मृत्यु होती है, तो वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है और साथियों यह उनका कामकाज टाइम पीरियड यानी कि उस मृत्यु के साथ में समाप्त होता है। अब साथियों इसके पश्चात में गद्दी पर बैठेंगे इन्हीं के पुत्र। साथियों ये पुत्र नहीं है, इनके दत्तक पुत्र हैं, यानी कि इनके भाई के पुत्र होते हैं, जो कि हमारे हैं राजा मान सिंह। साथियों देखिए मान सिंह इसका सिंगल नाम है, परंतु इनको राजा की उपाधि प्रदान करी गई थी अकबर के द्वारा। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि जो अकबर के कृपा पात्र यह भी रहे थे, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी थी, यानी कि इनके पूर्वजों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो साथियों इन्होंने उस अधीनता को उभारने का कभी भी प्रयास नहीं किया और अधीनता के यानी कि अकबर के अधीन रहकर ही अपने शासन का संचालन करने की योजना बनाई थी। साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजा मानसिंह के बारे में, यानी कि इनके इतिहास के बारे में कि भाई इनके इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटती है, कौन कौन से युद्ध होते हैं, कौन कौन से निर्माण कार्य होते हैं, जो कि साथियों बहुत ही बेहतरीन है और इनका टाइम पीरियड साथियों एक मतलब बेहतरीन टाइम पीरियड होता है। साथियों आप कह सकते हैं कि भाई इनके काल के अंतर्गत बहुत से युद्ध हुए थे और इन्होंने बहुत सारे विद्वानों को अपने आश्रय में रखा था और बहुत सारे ऐसे निर्माण कार्य हैं जो कि करवाए थे। तो साथियों शुरुआत करते हैं राजा मानसिंह के इतिहास के बारे में। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे इनके टाइम पीरियड के बारे में। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है इनका टाइम पीरियड होता है 1589 से लेकर 1614 ईस्वी के मध्य का। साथियों आगे बात होती है ये कौन थे, तो यह आप कह सकते हैं कि भाई भगवंत दास के दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी यह रहे हैं। तो भगवंत दास के ये भाई के पुत्र थे और उनके उत्तराधिकारी यह थे। साथियों आगे बात होती है इनका राज्याभिषेक कहाँ पर होता है और कब होता है। साथियों देखिए जो मैंने राज्याभिषेक लिखा है 14 फरवरी 1590 ईस्वी। तो साथियों 14 फरवरी 1590 ईस्वी को इनका राज्याभिषेक होता है आमेर में। साथियों इससे पहले भी एक राज्याभिषेक हुआ था, जो कि कहाँ पर हुआ था, तो साथियों यह हुआ था बिहार में। साथियों परंतु एग्जाम में कभी भी उसके बारे में क्वेश्चन नहीं बनता है और साथियों वह सर्वमान्य एक तरीके से राज्याभिषेक भी नहीं है। इसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद भी है कि भाई हुआ भी था या नहीं हुआ था। तो इसीलिए साथियों मैंने उसे स्क्रिप्ट में एक तरीके से स्किप किया है और हमने यहाँ पर बात करी है आमेर के राज्याभिषेक के बारे में, जो कि साथियों हुआ था 14 फरवरी 1590 ईस्वी को। साथियों आगे बात करते हैं तो देखिए इन्होंने 52 सालों तक मुगलों की सेवा करी थी तथा 5000 का मनसब प्राप्त किया और अकबर के दूसरे दूत के तौर पर महाराणा प्रताप से 1573 ईस्वी में मुलाकात करी थी। साथियों देखिए हमने बात करी थी इनके पिता के बारे में। तो साथियों उन्होंने क्या किया था, वह थे महाराणा प्रताप के पास में भेजे गए तीसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व इन्होंने किया था। परंतु साथियों हमारे राजा मानसिंह ने इसके यानी कि जो अकबर के पास में अकबर द्वारा भेजे गए महाराणा प्रताप के पास में जो शिष्टमंडल था उसके दूसरे शिष्टमंडल का इन्होंने नेतृत्व किया था। साथियों दूसरा शिष्टमंडल कब जाता है, तो यह जाता है 1573 ईस्वी के अंतर्गत। साथियों दूसरा, तीसरा, चौथा
सारे के सारे जाते हैं 1573 ईस्वी के अंतर्गत, और साथियों जो पहला होता है जो कि एकमात्र होता है वो जाता है 1572 ईस्वी के अंतर्गत। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि भाई इन्होंने 52 सालों तक मुगलों की सेवा करी थी, और उसके पश्चात में इन्हें 5000 का मनसब जो कि प्राप्त हुआ था। और साथियों आपको ध्यान जानकारी होकर मिलेगी कि भाई जो 5000 का मनसब इन्हें मिला था, यह तत्काल के अंतर्गत जो अपने हिंदू राजा थे या फिर राजपूत राजा थे, उनमें सबसे अधिक जो मनसब इन्हें प्राप्त हुआ था। तो साथियों आप लिख सकते हैं कि वे सर्वाधिक मनसब प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी यही थे। साथियों पश्चात में इनके मनसब को बढ़ाकर 7000 भी कर दिया गया था। तो साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भैया मुगलों के कृपा पात्र रहे थे, यानी कि मुगलों पर इनकी बहुत ज़्यादा कृपा रही थी, और मुगलों के द्वारा इन्हें बहुत से ऐसे ऐसे बेहतरीन जो कार्य होते हैं जो कि साथियों ऐतिहासिक दृष्टि से या फिर जो महत्वपूर्ण होते हैं उनमें इन्हें शामिल किया गया था। साथियों आगे देखिए मैंने लिखा है अकबर के दूसरे दूत के रूप में 1573 ईस्वी में इन्होंने महाराणा प्रताप से मुलाकात करी या फिर भेंट करी थी। साथियों आगे बात होती है तो देखिए बंगाल व बिहार का गवर्नर रहे थे यह है, और वहाँ पर अपने कार्यकाल में यानी कि बंगाल में अकबर नगर तथा बिहार में मानपुर नगर की स्थापना इन्होंने करी थी। साथियों देखिए मैंने यह बताया है कि भैया बंगाल और बिहार के गवर्नर रहे थे, और इन्होंने गवर्नर रहते हुए वहाँ पर यानी कि बंगाल में अकबर नगर, साथियों अकबर नगर का वर्तमान नाम है राजनगर, अकबर नगर या फिर राजनगर। और बिहार की बात होती है साथियों बिहार में इन्होंने मानपुर नगर की स्थापना करी थी। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि देखिए इन्होंने एक तरीके से नगरों की स्थापना भी करी थी अपने अपने काल के अंतर्गत। और साथियों आगे बात होती है तो देखिए बंगाल के शासक केदार को इन्होंने पराजित किया, और वहाँ पर साथियों शीला माता एक माता थी साथियों शीला माता, तो उनकी मूर्ति आमेर लाकर उसे इष्ट देवी के रूप में प्रतिस्थापित किया या फिर प्रतिष्ठित किया था। साथियों एग्जाम्स में कई बार बनता है कि भाई आमेर कछावा वंश की जो इष्ट देवी है, साथियों इष्ट देवी कौन है, तो इष्ट देवी हमारी है शीला माता। साथियों कुल देवी के बारे में हमने बात करी थी कल, जो कि जम्बाई माता थी, और साथियों उसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो दूल्हा राय या फिर तेजकरण के द्वारा अपने रामगढ़ के अंतर्गत जमवाई माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अब साथियों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शीला माता के बारे में, जो कौन है, तो साथियों यह इष्ट देवी हैं कछवाहा राजवंश की, जो कि कहाँ पर साथियों इसका मंदिर देखने को मिलता है, तो साथियों केदार के शासक बंगाल, जो बंगाल का शासक था साथियों केदार, बंगाल के शासक केदार को इन्होंने पराजित किया था। किसने, मान सिंह ने पराजित किया था। और साथियों वहाँ से ये मूर्ति लेकर आते हैं शीला माता की, और मूर्ति लाने के पश्चात में वो उसे आमेर में स्थापित करते हैं और उसे कुल देवी के तौर पर मान्यता प्रदान करते हैं। साथियों देखिए अभी हमने जानकारियां प्राप्त करी है मानसिंह के बारे में, बेसिक जानकारियां। अब साथियों अब आगे से हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं मानसिंह के बारे में, सांस्कृतिक साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में, कि भाई इसने किस प्रकार के बेहतरीन कार्य किए थे जो कि सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से प्रमुख बनते हैं। तो साथियों शुरुआत करते हैं एक एक कार्य से गिनती करते हुए। और साथियों मैं आशा कर रहा हूँ आपको जानकारियाँ बहुत ही बेहतरीन लग रही होगी, आपने पूरी क्लास को एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ साथियों क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में एक बार क्लास को शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे कि साथियों हमारी क्लास की रीच बढ़ सके और आपके अन्य साथी लोग भी हमारी इस क्लास का एक तरीके से लाभ प्राप्त कर सकें। क्योंकि साथियों मैंने जिस तरीके से आपके लिए यहाँ पर कंटेंट तैयार किया है साथियों, यह बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, आप मेरा विश्वास मानिएगा। एग्जाम में साथियों जब भी एग्जाम होगा वहाँ पर आपको हमारे इसी कंटेंट के माध्यम से या फिर इसी कंटेंट के मध्य से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ साथियों बने रहिए क्लास में, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। और देखिए साथियों अब वापस से जुड़ते हैं हम क्लास की ओर। तो मैंने यहाँ बताया था कि भाई हम मानसिंह की सांस्कृतिक साहित्यिक उपलब्धियाँ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो साथियों सबसे पहली बात होती है कि भाई मानसिंह स्वयं विद्वान था, कवि था, और विद्वानों का आश्रयदाता रहा था। साथियों बेसिक जानकारी कवर हो चुकी है कि भाई मानसिंह कौन था। तो यह मानसिंह आमेर का शासक था, जो कि भगवंत दास का दत्तक पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी था। अगर साथियों बात करते हैं इसकी सांस्कृतिक साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में, तो देखिए मैंने यह बताया है कि भाई ये एक तरीके से स्वयं विद्वान था, कवि था, और विद्वानों का आश्रयदाता यह हुआ करता था। साथियों आगे बात करी है तो देखिए मैंने बताया था कि भाई इसने शीला माता के मंदिर का निर्माण करवाया। साथियों शीला माता कौन है, तो शीला माता इस वंश की यानी कछवाहा राजवंश की कुल देवी हुआ करती थी। माफ कीजिए साथियों, कुल देवी नहीं, इष्ट देवी हुआ करती थी। तो इन्होंने आमेर में शीला माता के मंदिर का निर्माण करवाया तथा वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। साथियों दो प्रमुख मंदिरों के निर्माण करवाए गए हैं इन्हीं के द्वारा। परंतु साथियों अब बात करेंगे हम इनकी रानी के द्वारा भी साथियों एक मंदिर था जो कि निर्माण करवाया गया था। तो देखिए साथियों सबसे पहले बात करते हैं इनके पुत्रों के बारे में। साथियों इनके 4 पुत्र हुआ करते थे, जिनमें से 3 की मृत्यु होती है बंगाल या फिर बिहार के अभियान में।
साथियों पुत्र गए थे एक बार बंगाल या बिहार में किसी दमन को खत्म करने के लिए या फिर किसी शासक का दमन करने के लिए वहां पर, परंतु साथियों उसके 3 पुत्रों की मृत्यु होती है और साथियों उन पुत्रों में सबसे प्रिय पुत्र होता है हमारा जगत। साथियों जगत सिंह जो इसका पुत्र था, मान सिंह का पुत्र, तो देखिए साथियों जगत इसका प्रिय पुत्र था और साथियों मान लीजिए आप इसका नहीं, इसकी रानी का प्रिय पुत्र था। साथियों रानी का नाम है मान सिंह की रानी कनकावती। तो देखिए कनकावती का प्रिय पुत्र होने के कारण साथियों जब उसकी मृत्यु होती है तो रानी कनकावती ने साथियों हमारे आमेर दुर्ग के अंतर्गत एक जो जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि भाई पुत्र जगत की याद में रानी कनकावती ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। साथियों मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि भाई मान सिंह की रानी कनकावती ने बंगाल या बिहार अभियान में मारे गए पुत्र जगत की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। साथियों आप समझ सकते हैं कि भाई किस प्रकार से जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण हुआ था। और साथियों यह वही मंदिर है जिस मंदिर के अंतर्गत यानी कि जो हमारी कृष्ण की मूर्ति है, साथियों यह मूर्ति कहाँ से लाई गई है, तो यह चित्तौड़ दुर्ग से लाई गई है। और साथियों चित्तौड़ दुर्ग से कौन लेकर आया था, तो मान सिंह साथियों चित्तौड़ दुर्ग पर एक बार आक्रमण करता है और वहाँ से हमारे इस जो मूर्ति को लेकर आता है। साथियों उस मूर्ति की यानी कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के तत्काल के अंतर्गत पूजा कौन करती थी, चित्तौड़ दुर्ग की बात हो रही है। तो साथियों तत्काल में चित्तौड़ दुर्ग में मीराबाई हुआ करती थी जो कि इस मूर्ति की पूजा करती थी। साथियों इसीलिए जगत शिरोमणि मंदिर का नाम मीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब साथियों बात करते हैं मानसिंह के दरबारी कवियों के बारे में या फिर दरबारियों के बारे में। साथियों पहले दरबारी होते हैं पुंडरीक विट्ठल। पुंडरीक विट्ठल साथियों इसके प्रमुख दरबारी हैं। एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन बनता है इनके बारे में, तो प्लीज़ आप इसे नोट कीजिएगा और बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिएगा। साथियों आगे बात होती है इनके बारे में, तो देखिए साथियों पुंडरीक विट्ठल की जो रचनाएं हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों पहली रचना है परागमाला, सॉरी माफ कीजिएगा रागमाला। दूसरी है रागमंजरी। साथियों तीसरी है चंद्रोदय और नर्तक निर्णय। साथियों इनकी 4 प्रमुख रचनाएं हैं, रागमाला, रागमंजरी और राग चंद्रोदय और नर्तक निर्णय, जो कि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके बारे में मैंने आपको बताया है। साथियों दूसरे जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, दरबारी होते हैं, वह हैं मुरारीदास और तीसरे हैं जगन्नाथ। साथियों इनकी कोई रचनाएं स्पेशल नहीं है, परंतु साथियों इनके नाम हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अब साथियों बात करते हैं इनके इतिहास के बारे में, अन्य जानकारियों की। तो देखिए साथियों मानसिंह ने आमेर के महलों का निर्माण कार्य संपन्न किया था। साथियों शुरुआत इन्होंने करवाई थी, परंतु इनके उत्तराधिकारी शासक आएंगे जो कि उन महलों का निर्माण कार्य पूर्ण करवाएंगे। साथियों आगे बात होती है इनकी मृत्यु के बारे में। तो देखिए मैंने बताया था कि भाई इनकी मृत्यु साथियों मृत्यु के बारे में नहीं बताया था, अब बता रहा हूँ कि भाई यह कौन थे। तो ये साथियों अकबर के कृपापात्र थे और मुगलों के द्वारा साथियों इन्हें बंगाल बिहार अलग अलग स्थानों पर अभियान के लिए या फिर गवर्नरगिरी करने के लिए नियुक्त किया था। तो साथियों उसी प्रकार से इन्होंने एक बार एक अभियान किया था दक्षिण भारत में इलिचपुर स्थान पर। तो साथियों इलिचपुर स्थान पर अभियान करते समय इनकी मृत्यु होती है और वह कहाँ पर होती है, तो साथियों दक्षिण भारत में होती है। कब होती है, तो 1614 ईस्वी के अंतर्गत इनकी मृत्यु हो जाती है। साथियों इसी मृत्यु के पश्चात में इनके शासनकाल का समापन होता है। और साथियों अब बात करेंगे हम इनके उत्तराधिकारी के बारे में, जो कि साथियों प्रमुख व्यक्ति होते हैं और उनका नाम है मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम। तो साथियों आप इसे नोट कीजिए और बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स को तैयार कीजिएगा। अगर साथियों आपने नोट नहीं किया तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़िएगा। आइए साथियों और अब बात करते हैं मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में। साथियों ये मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम हैं, तो आप इस नोट कीजिएगा साथियों और बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिएगा। देखिए साथियों हमने अभी पिछली क्लास में पहले की मतलब जैसे इससे पहले बात करी थी मिर्जा राजा मानसिंह के बारे में, और साथियों अब बात कर रहे हैं हम मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में। साथियों देखिए आप हेडिंग लगाइएगा मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम। तो देखिए मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट के बारे में हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं जानकारियाँ प्राप्त करना। तो साथियों सबसे पहली बात होती है इनके टाइम पीरियड के बारे में। तो देखिए इनका टाइम पीरियड होता है 1621 से लेकर 1669 ईस्वी के मध्य का। अगर बात करते हैं साथियों इनकी उपाधियों के बारे में, तो देखिए शाहजहाँ के द्वारा इनको मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान करी गई थी। साथियों मानसिंह के बारे में मैंने आपको बताया नहीं था, वहाँ पर स्किप हो गया। तो देखिए मानसिंह को प्राप्त हुई थी अकबर द्वारा। अकबर ने फर्जंद की उपाधि प्रदान करी थी, फर्जंद की उपाधि प्रदान करी। साथियों अगर बात करते हैं फर्जंद का मतलब क्या होता है, तो साथियों का मतलब होता है बेटा।
साथियों आप लिख सकते हैं बेटा हो या फिर दत्तक पुत्र हो, ये फर्जंद का मतलब होता है। तो अकबर ने मानसिंह को फर्जंद की उपाधि प्रदान करी थी, यानी कि उसने इसे अपना पुत्र माना था, अपने बेटे के समान इसे ट्रीट किया था। अब साथियों वापस से लौटते हैं हम मेजर राजा जयसिंह के पास में। तो देखिए साथियों, मैंने आपको बताया है 1621 से लेकर 69 के मध्य का इनका टाइम पीरियड रहता है। इनको मेजर राजा की उपाधि प्रदान करी थी शाहजहां के द्वारा। और साथियों आगे बात करते हैं इनके कालक्रम के बारे में। तो देखिए इन्होंने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का काल देखा था। साथियों आगे बात करते हैं तो देखिए इन्होंने निर्माण कार्यों में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ का निर्माण करवाया था। साथियों वो दोनों तीनों चीज़ें बहुत ही बेहतरीन हैं। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि भाई इन्होंने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और उसी दुर्ग में तथा वहीं विश्व का सबसे बड़ा तोप निर्माण कारखाना भी स्थापित किया था। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि भाई सबसे बड़ा जो निर्माण कारखाना था वो कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो वह हमारे जयगढ़ दुर्ग में हुआ था। और साथियों उसी तोप निर्माण कारखाने के अंतर्गत विश्व की सबसे बड़ी तोप का भी निर्माण किया गया। तो वह तोप कौन सी है, तो देखिए तथा विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप का निर्माण करवाया। साथियों आप इसे नोट कीजिएगा, जयबाण तोप क्या है, तो यह विश्व की सबसे बड़ी तोप है जो कि कहाँ पर स्थित है वर्तमान में, साथियों स्थित है जयगढ़ दुर्ग के अंतर्गत। इसका निर्माण कार्य किसने करवाया था, तो मेजर राजा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। साथियों एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन बने हैं इसके बारे में, तो प्लीज़ आप इसे नोट कीजिए बेहतरीन तरीके से और नोट्स को प्रिपेयर करते हुए साथियों आगे बढ़िएगा। अब साथियों बात करते हैं इसके बाहरी अभियानों के बारे में, यानी कि इसे कहाँ कहाँ पर अकबर के द्वारा या फिर जो इसके शासक थे उनके द्वारा इसे भेजा गया था। साथियों अकबर नहीं होगा, इन्हें औरंगजेब ने जयसिंह को, समझ सकते हैं आप, औरंगजेब ने जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध मराठवाड़ा भेजा तथा जहां पर इन्होंने यानी कि जयसिंह ने 11 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि करी। साथियों किसके साथ में संधि करी थी, तो शिवाजी के साथ में इन्होंने संधि को संपन्न किया था। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि भाई इसने एक तरीके से राजस्थान के बाहर अभियान भी किया था, जो कि अभियान था मराठवाड़ा में। तो इसने देखिए शिवाजी के विरुद्ध एक तरीके से यह अभियान किया था और उस अभियान का परिणाम निकलता है कि भाई यह 11 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि करके लौटता है। साथियों संधि हुई थी औरंगजेब के पक्ष में, यानी कि साथियों इस संधि के तहत एक तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई तराजू के दो पलड़े होते हैं, तो उस एक पलड़े में साथियों हमारे औरंगजेब का जो कि मुगल बादशाह हुआ करता था इसका पक्ष मजबूत हुआ था, और साथियों दूसरी ओर जो मराठवाड़ा के शासक थे शिवाजी, उनका पक्ष थोड़ा सा कमजोर हुआ था। अब साथियों बात करते हैं इसके प्रमुख दरबारियों के बारे में। तो देखिए इनके प्रमुख दरबारी कौन है, साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ नोट कीजिएगा। तो साथियों देखिए पहले दरबारी है इसके बिहारी। साथियों बिहारी इसके पहले और प्रमुख दरबारी हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसको नोट किया है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी है। साथियों बिहारी की एक प्रमुख रचना है बिहारी सतसई। एग्जाम में कई बार ये बनती है कि भाई बिहारी सतसई की रचना किसने करी थी या फिर बिहारी के द्वारा कौन सी रचना करी गई थी। साथियों आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई बिहारी किसके दरबारी कवि थे, तो ये मेजर राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे जो कि आमेर दुर्ग में निवास करते थे। साथियों बिहारी के पश्चात में आते हैं कुलपति मिश्र। तो देखिए कुलपति मिश्र कौन है, तो यह कुलपति मिश्र जो कि साथियों हैं दरबारी कवि हैं हमारे जयसिंह के, और साथियों साथ ही ये बिहारी के भांजे भी हैं। साथियों कुलपति मिश्र के द्वारा 52 ग्रंथों की टोटल रचना करी गई थी। तो साथियों आपको कह सकते हैं कि भाई इन्हें 52 ग्रंथों का रचनाकार भी कहा जाता है। साथियों आगे बात करते हैं रामकवि के बारे में। तो साथियों रामकवि ने जय सिंह चरित्र की रचना करी थी, एग्जाम्स में कई बार साथियों बनता भी है, तो प्लीज़ आप इसे नोट कीजिएगा। और साथियों इस प्रकार से हमने जाना आज की इस क्लास में मेजर राजा जयसिंह के इतिहास के बारे में। साथियों उनसे पहले जानकारी प्राप्त करी थी मानसिंह के बारे में, और उनसे पहले बात करी थी हमने भगवंत दास के बारे में। साथियों आप समझ सकते हैं कि भाई जिस तरीके से मैंने आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया है वो बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, और मैं आशा करता हूँ साथियों आपको जानकारी सारी जो मैंने बताई थी वो समझ में भी आई होगी। साथियों अब बात करते हैं अंतिम लाइन के बारे में। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि भाई जयसिंह के पश्चात में उसके उत्तराधिकारियों में राम सिंह, बिशन सिंह और सवाई जयसिंह आमेर की गद्दी पर बैठते हैं। साथियों अगली क्लास में हम बात करेंगे सवाई जयसिंह के इतिहास के बारे में, क्योंकि साथियों ये दोनों ही एक तरीके से छोटे बड़े शासक आते हैं, इनका टाइम पीरियड कोई ज़्यादा विशेष नहीं होता है साथियों, इसीलिए हम अगली क्लास में बात करेंगे सवाई जयसिंह के बारे में जो कि आमेर के एक प्रमुख शासक होते हैं। तो साथियों मैं आशा करता हूँ जानकारियाँ आपको बेहतरीन लगी होगी, तो प्लीज़ साथियों क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जो पास का बेल आइकन का बटन है आप उसे भी दबाइए, जिससे कि साथियों आपको आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का दिन शुभ हो, और मैं आशा करता हूं आप अपनी पढ़ाई के अनुसार साथियों जिस तरीके से मैंने आपके लिए यहाँ पर मेहनत करी है आप भी उसे मेहनत को अंजाम दे रहे होंगे और अपने नोट्स को तैयार कर रहे होंगे। तो प्लीज़ साथियों बने रहिए, और बने रहिए क्लास के अंतर्गत भी। और धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। आपका दिन शुभ हो।